अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डायबिटीज़ पाकिस्तान के फेसबुक पेज से और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर के स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डायबिटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट और मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन। वेलकम टू द शो सर। मेरे साथ हैं नादिया शेख। डॉक्टर साहब, आज जिस मौजू पर हम बात करना चाह रहे हैं, ज़ियाबीतस और दिल की बीमारी का कोई रब्त है और वो किस किस्म का रब्त है? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पहला सवाल जी, कीजिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़ियाबीतस की बीमारी में दिल की बीमारी की जो वार्निंग साइंस है वो क्या होता है? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। एक डॉक्टर एजाज ने पहले पूछा कि आपस में एक रब्त क्या है। देखिए, डायबिटीज़ को काफ़ी थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। वो लोग कहते हैं कि ये कॉर्निक डिजीज़ इक्विवेलेंट है, यानी शुगर की बीमारी होना और दिल की बीमारी होना बराबर है। चाहे उस डायबिटिक पेशेंट को दिल की अगर बीमारी नहीं है तो वो अपने आप को उसको ऐसे इलाज और ऐसे ख्याल रखना चाहिए कि जैसे उसको दिल की बीमारी है। तो बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो ज़्यादा प्रॉब्लम होने का जिसका ख़तरा होता है वो दिल की बीमारी ही होती है। उसके बाद बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी इसके साथ रिलेटेड हैं, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है वो दिल की बीमारी पहुंचा सकती है। तो इसमें जैसे आपके सवाल का जो जवाब है कि वार्निंग साइंस क्या हैं, हर बीमारी अपना एक पता बताती है कि मैं हूँ, और कई दफ़ा पता बड़ा शदीद होता है और कई दफ़ा साइन बहुत माइल्ड किस्म के होते हैं और बड़े एटिपिकल होते हैं। यानी वो लगता था ऐसे कि कुछ शायद कुछ और है कुछ, लेकिन बीमारी कुछ और निकलती है। जैसे अभी हम बात करते हैं कि वार्निंग साइन अगर आप पूछते हैं क्या है, तो इसका जवाब दो हैं, हाँ और ना। वार्निंग सा ना भी हो सकता है, कोई साइन भी नहीं हो सकता। अच्छा। यानी वो हम बात करेंगे कि हमें क्या इसके ऐसे भी हो सकता है कि हमें हार्ट डिजीज़ हो और हमें पता ही ना हो। ठीक है, ये भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो जहाँ तक हाँ का अगर हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो एक तो जो टिपिकल है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर या किसी भी जो हार्ट का पेशेंट है उसके अंदर ये हो सकता है कि उसको सीने में दर्द हो सकती है। तो सीने में दर्द होने के दो तीन उसके तरीके से उसको पता चल सकता है। एक तो कि वो वॉक करता है, चलने से उसका सीने में दर्द होता है, घुटन होती है, सीने पे बोझ महसूस होता है। यानी एक हम अपनी किताब में देखते थे कि हार्ट डिज़ीज़ की एक कैसे है कि जैसे सीने, एक तस्वीर वो दिखाते थे, हमें किताब के अंदर बनी थी, एक आदमी लेटा, उसके उस सीने पे हाथी बैठा हुआ है। तो यानी इतना उसको हैवीनेस फील होती है कि उसके सीने के उसको ये हार्ट डिजीज़ की एक अलामत है इसमें। अच्छा, दूसरा कुछ लोगों को होता है कि वो चलते हैं तो सीने में दर्द होती है, रुकते हैं तो वो सीने की दर्द वो ख़त्म हो जाती है, जिसको एंजाइना भी हम कहते हैं। और अगर ये वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जाए तो हम इसको अनस्टेबल एंजाइना भी कहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना ये होता है कि आपका वर्सनिंग एंजाइना, यानी वक्त गुजरने के साथ एंजाइना शिद्दत अख्तियार करता जाए। देखिए, पहले एक बुनियादी नुकता है इसके पीछे वजह क्या है। वजह ये है कि जो हमारे दिल को जो खून की नालियाँ सप्लाई करती हैं उसको हम कॉर्नरी आर्टरीज़ कहते हैं। तो कॉर्नरी आर्टरीज़ मेन जो 3 आर्टरीज़ होती हैं, अगर तो उनके अंदर ब्लॉकेज है, यानी वो बंद होती हैं, डायबिटिक पेशेंट में ज़रा जल्दी बंद होती हैं, तो अगर तो ब्लॉकेज है तो हम उस वक्त अंजाइना होगा। अगर खुदा ना खासा कोई नाली मुकम्मल तौर पे ब्लॉक होगी और आगे सप्लाई रुक गई दिल के पट्टों को, तो वो इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक कंप्लीट होगा। तो जो अंजाइना बेसिकली शो करता है कि तंगी है लेकिन अभी बंद नहीं हुई। ठीक, तो एक तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो चलते हैं तो उनको सांस चढ़ता है। वो कहते हैं जी मैं तो पहले नहीं, मुझे तो इतना मैं चलता था, 2 मील चला जाता था तो मुझे सांस नहीं चढ़ता था, लेकिन अब मुझे अनयूजुअल सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। यानी मैं मुझसे काम, छोटा मोटा काम भी करूँ तो मेरा सांस फूल जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो सांस फूल जाता है, और उसके बाद बिल्कुल सीने पे सांस चढ़ने के साथ साथ सीने में दर्द भी होते हैं और कुछ लोगों को ठंडे पसीने भी आते हैं। तो सांस की चढ़ने की अलामत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बात है कि जो लोग वॉक ही नहीं करते उनको ये कैसे पता चलेगा उनको सांस चढ़ रहा है। यानी आप सारा दिन बैठे रहते हैं, ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं, चलते नहीं हैं,
और लेकिन एक उसके मुकाबले में एक शख्स जो वॉक करता है और वॉक करते हुए उसको सीने में अल्लाह ना करे कोई दर्द होता है या सांस चढ़ता है, तो ये उसको फ़ौरन वार्निंग साइन भी उसी को मिलेगा, यस तो वो अपना इलाज भी करे। जो वॉक ही नहीं करता है, जो चलता ही नहीं है, तो इस साइंस का उसको नहीं पता चलेगा, वास्ता नहीं पड़ेगा। वो उसका वास्ता ही नहीं पड़ेगा, तो वो इस सिलसिले में कोई कदम भी नहीं उठा सकेगा। ये तो एक टिपिकल जो केसेस हैं जिसमें हमें अंदाज़ा होता है कि ये दिल की बीमारी की तरफ है। ये बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सीने में घुटन होती है और आपके जो बाएं बाजू की तरफ जो टिपिकल दर्द जाती है या हैवीनेस फील होती है चलने से, तो ये भी एक अंजाना की सिम्टम हो सकती है। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों को यानी हमारा जो जबड़ा है और गर्दन के पट्टे ऐसे लगते हैं, उसमें भी खिंचाव महसूस होता है, और गर्दन और जो हमारा जबड़ा है वहाँ भी पेन हो सकती है, और ये भी एक अंजाना की अलामत है। और इंटरेस्टिंगली बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेशेंट को ऐसे लगता है उसका मैदा ख़राब है, उसको मैदे के अंदर शदीद जलन हो रही होती है, और उसको वॉमिटिंग भी कुछ लोगों को होती है, और कुछ लोगों के बहुत उस मैदे वाली पेट में दर्द भी होती है। तो ये बाज़ औक़ात अगर ये नहीं किसी दवाई से फ़र्क पड़ रहा, मैदे वाली दवाई से, तो हमें डेफिनेटली हमें कुछ इसके डॉक्टर से रिजू करना चाहिए, ECG वगैरह हो, ताकि पता चले। तो यानी ऐसे लगता है कि मैदे की तकलीफ़ है, लेकिन वो निकलती दिल की तकलीफ़ है। और या कुछ लोगों के अंदर ऐसे होता है कि उनको थोड़ा सा भी चलते हैं उनको लाइट हेडेडनेस होती है, यानी उनका सर बिल्कुल चकराने लगता है, और उनको चक्कर से आते हैं, और वो बिल्कुल थोड़ी सी भी एक्सर्शन के साथ उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। और कुछ लोगों की दिल की धड़कन है वो अब नॉर्मल हो जाती है, पैल्पिटेशंस होना शुरू होती है, और घबराहट फील होती है। तो ये कुछ जो साइंस हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉबली इस बंदे को हार्ट डिजीज़ होने वाली। लेकिन हम ये जो मैं सारी जो बातें कर रहा हूँ, इसका मकसद कतन ये नहीं कि आप खौफज़दा हों, यानी जो वार्निंग साइन होना एक ब्लेसिंग है एक किस्म की, कि हम पता चल जाता है अगर हमें कोई दर्द होगी तो हम इलाज भी करें, अगर हमें दर्द ही नहीं होगी तो हम इलाज की तरफ नहीं जाएंगे। तो इससे लेकिन जब भी हो तो इन साइंस को इग्नोर ना किया जाए, यानी जो मैंने जो सारी बातें की हैं, तो इसमें से कोई भी बात अगर हो रही है तो मेरा ख्याल है कि हमें कॉशियस होना चाहिए, अपने डॉक्टर से रिजू भी करना चाहिए। तो मुझे याद आ गया डॉक्टर साहब, सर तेरा चुकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे को घबराए। हाँ ये टिपिकल सिम्टम है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, मैं शायद मिस कर गया, ज़ियाबीतस जो है वो दिल की शरियानों पे बुरा असर कैसे डाल देती है? देखिए हमारे जो डायबिटीज़ है ना, बेसिकली उसके अंदर जो हम टाइप 2 के रिलेशन से जब बात करते हैं, ये बेसिकली इसके अंदर आप जब पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो ऐसे हार्मोन्स या ऐसी बुरी चीज़ें हार्मोन्स या बुरे रतूबात जिस्म के अंदर बनती है, स्पेशली जब आपके एब्डोमिनल फैट होती है, तो जो इस तंगी को प्रमोट करती है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट के आपने देखा अक्सर उनके लिपिड्स भी डिस्टर्ब हुए होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है वो भी ज़्यादा हुआ होता है। और तीसरा, अगर सोने पे सुहागा तब होता है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मोटापा भी है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, और सोने पे सुहागा वो स्मोकिंग भी कर रहा है। तो सारे इतने दुश्मन पाल लेना मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है। और डायबिटिक पेशेंट जब हम बात करते हैं कि जो अगर वो स्मोकर है तो उसको 4 से 6 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक का ख़तरा होता है, यानी उसके अंदर रिस्क फैक्टर आप उसको समझ लें कि अपनी बीमारी को 4 से ज़रब दे लें या 6 से ज़रब दे लें, तो ये उसके नुकसान हो सकते हैं। तो उसको ये हाई रिस्क फैक्टर्स में हम गिनते हैं। लेकिन मज़े की भी बात ये है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी मॉडिफाइबल हैं। जैसे आप वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट अच्छा आ सकता है। आप एस्प्रिन, जो आपका डॉक्टर आपको अगर हाई रिस्क है, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग को छोड़ा जा सकता है। आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हैं तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज किया जा सकता है। डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल है, वो भी आपको इसके रिस्क फैक्टर से निकाल सकता है। तो और रेगुलर एक्सरसाइज या अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो तब्दीली है और डाइट के अंदर तब्दीली, वो भी आपको कार्डियक रिस्क फैक्टर से निकाल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बताया हमें कि क्या क्या अलामात वार्निंग साइंस आते हैं, आपने जिक्र किया कि आप बताएंगे, मैं वो अब जानना चाहता हूँ कि
खामोशी से कैसे दिल की बीमारी ज़ियाबीतस के मरीज़ों को हो सकती है? इसको हम कहते हैं कि जब किसी पेशेंट की अगर डायबिटीज़ पुरानी है और कंट्रोल नहीं है, जैसे हम देखा आपने बहुत सारे आपके पास पेशेंट आते हैं जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती और पुरानी डायबिटीज़ है, उनके पाँव सुन्न हुए होते हैं जी। यानी न्यूरोपैथी की। ये तो एक सोमैटिक न्यूरोपैथी यानी कि पैरों की न्यूरोपैथी है जिसमें उनके पाँव सुन्न है। तो इस एक और किस्म की न्यूरोपैथी जिसको हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी जो हमारे अंदर सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है, जैसे मेरा दिल है वो भी ऑटो पे चल रहा है, मैदा भी ऑटो पे हमारा चल रहा है, गुर्दे भी ऑटो पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो हमारे जो ऑर्गन है बॉडी के या जिगर है वो हमारे कंट्रोल में इख्तियार में नहीं, वो ऑटो पे अपने काम करते जा रहे हैं। हम चाहे सोएं, जागें, भागें, दौड़ें, उन्होंने अपना काम जारी रखना है। तो इस सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो ऑटोनॉमिक सिस्टम कहता है। इसी तरह खुदा ना खास्ता अगर दिल की जो दर्द होती है तो वो नर्व्स इतनी डैमेज हो चुकी थी, जो दर्द बताने वाली, ये साइन बताने वाली वो नर्व्स वो डेड हो चुकी थी, वो काम नहीं कर रही होती। क्यों? तो इसलिए कि वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है तो और लंबे अरसे तक अनकंट्रोल रखा होता है, तो उनकी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से तो या तो दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और दूसरा ये हो सकता है कि हार्ट अटैक होने का पता ही नहीं चलता, यानी शदीद हार्ट अटैक हुआ होता है बंदा किसी और सांस उसको चढ़ रहा होता है, लेकिन सीने में ना दर्द है, ना उसको कोई घबराहट हो रही, ना पसीना आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये पता चलता है कि सांस चढ़ रहा है। तो वो जब ईसीजी कराने जाते हैं या कोई और कराने जाते हैं, पता चलता है ये हार्ट अटैक हुआ है। तो साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये बड़ी कॉमन है डायबिटिक के अंदर। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं, जब भी आप डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि डे 1 से अपने जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है और अपने साथ जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, लिपिड्स हैं, इसको बड़ी सख्ती से मैनेज करें ताकि हम इस बड़े दुश्मन से इसका हम सही तरीके से मुकाबला कर सकें। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो हम दर्द से भागते हैं, तकलीफ़ से भागते हैं, घुटन से भागते हैं, मैदे की जलन से भागते हैं, पर ये किसी तरह से वार्निंग साइंस हमें बचा सकते हैं, चे जाए कि हमें पता ही ना चले और इतना बड़ा हादसा अंदर हो जाए। बिल्कुल, यही तो बात है कि हमें इस चीज़ में एक तो हमें अपने जो टेस्ट हैं अपने रेगुलर कार्डिक वैल्यूएशन करवाते रहना चाहिए, लेकिन एक थोड़ी सी बड़ी कंट्रोवर्सी आती है कि आप कब मरीज़ को कहें कि अपने कार्डिक टेस्ट करवाएं। ये एक इस सिलसिले में हमें एक बड़ी उलझन सी पेश आती है। लेकिन हर वो डायबिटिक पेशेंट जिसको सांस चढ़ता है, सीने में दर्द होती है, बोझ महसूस होता है, शुगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपको लाजमी तौर पे शक पड़ना चाहिए कि इसको डायबिटीज़ के साथ जो हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। और एक बड़ी स्टेन चीज़, मतलब एक पेशेंट, मैं केस थोड़ा सा बताता हूँ। वो मेरे पेशेंट थे, वो स्मोकर भी थे। जब मैंने उनकी जो पैरों की नब्ज़ चेक की तो पैरों की नब्ज़ उनमें नहीं थी, उनकी पैरों की नालियाँ तंग थी। तो फ़ौरन मुझे शक हुआ कि अगर पैरों की नालियाँ तंग हो सकती हैं तो दिल की नालियाँ भी इसी तरह तंग होंगी। तो जब मैंने उनको टेस्टिंग के लिए भेजा तो उनको पता चला कि उनकी तीनों वेसल्स वो ब्लॉक है। तो यानी आप सिंपल अगर देखें कुछ चीज़ ये है क्लिनिशियन वाली बात। हाँ, कि आप फौरी तौर पे जो डॉक्टर अगर मरीज़ को सही एग्जामिन करे, असेस करे, तरीके से तसल्ली से देखे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को वैसे आप उसको प्रोब कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर इसमें जैसे मैं ये फिर भी कुछ लोग इस मेरी बातों से कुछ शायद खौफ महसूस करें, तो इसमें खौफ की बात नहीं है। मैंने ये बात की, ये सारी चीज़ें अब हमारे पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह इलाज किया जा सकता है। देखिए, जब इलाज के 3 हिस्से हैं जो हमारे, हम जो कहते हैं, जब बात करते हैं कि एक है प्राइमरी प्रिवेंशन यानी बीमारी को होने से पहले रोकना, एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारी होगी अब उसके जो और फर्दर आगे दोबारा ना हो जी। तीसरा, अगर बीमारी ने इसको सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक अगर बीमारी होगी उसने कोई इफेक्ट भी कर दिया तो उसको मज़ीद उसके डैमेजेस को कंट्रोल करने, उसको टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो ये 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमें जहन में रखना चाहिए। पहले तो हार्ट डिजीज़ को होने ना दिया जाए, अगर खुदा ना खास्त होगी तो नेक्स्ट अटैक से बचा जाए, अगर खुदा ना खास्त उससे के नतीजे में कोई डैमेज हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इस लेवल पे हमें सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर कोई जज्बाती तौर पे बहुत स्ट्रेस में और दुख में, तो दिल की बीमारी बढ़ने के इम्कानात
और शुगर की बीमारी बढ़ने के इम्कानात का इससे कोई लेना देना है? जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो एक बहुत कंपोनेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गया डायबिटीज़ के अंदर, कि जब भी आप पेशेंट को असेस करें उसके स्ट्रेस लेवल उसका ज़रूर असेस किया जाए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल अभी मैं एक जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर में आ जाए। स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस रहना, आपको ये भी पता होगा कि जो लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं उनको ब्लड प्रेशर ज़रा जल्दी हो जाता है। तो स्ट्रेस भी हमारी डायबिटीज़ पे इफेक्ट करता है, हार्ट डिजीज़ पे इफेक्ट करता है। इवन सबसे एक और मैं बड़ा जो एक बड़ा पिछले दिन का आर्टिकल देख रहा था, उसने कि स्लीप जो है, स्लीप डेप्रिवेशन, ये भी हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप 7 घंटे मुकम्मल अपनी रेस्टफुल स्लीप नहीं सोते, तो हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। और इसी तरह एक और बीमारी होती है जो मोटे लोग जिसका शिकार, जो स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, यानी सोते में वो दिन को सोए रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग महफिल में बैठे हुए सो रहे हैं, वज़न ज़्यादा होता है। मैंने तो ऐसे मिनिस्टर्स भी देखे। हाँ, वो कई लोग असेंबली में सो रहे थे, खराटे ले रहे होते हैं, तो वो लोग बड़े टीवी पे दिखा रहे होते हैं, लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। बेसिकली उनकी रात को इंटरप्टेड स्लीप होती है उनके मोटापे की वजह से, तो उस वजह से वो दिन को सोते हैं। तो ये वो भी स्लीप एपनिया भी एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हमें जहन में चीज़ों को रखना चाहिए। यानी देखें, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट को मैनेज करें, प्रॉपर स्लीप लें, स्ट्रेस को मैनेज करें, ये चीज़ें हमें हार्ट अटैक से बचा सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये जलते कुड़ते रहना और किसी फैमिली मेम्बर के साथ या बाहर वर्क प्लेस पे हर वक्त किसी के साथ जो है गुत्थम गुत्था रहना या मतलब कोई हालत जंग में रहना, these things do have an effect? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैंने कि स्ट्रेस के अंदर आती हैं, हमें इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। हमें बेसिकली सोसाइटी के अंदर डिफरेंट तरीके से फ्रस्ट्रेशन है, यानी वो ज़ाहिर किसी और तरीके से होती हैं। यानी कोई आपको पेशेंट आपको ये नहीं कहेगा मुझे बहुत एंग्जाइटी है, या मुझे बहुत डिप्रेशन है, मुझे ये है, मेरा लो मूड है, वो कभी ये नहीं कहेगा। वो आपको और तरह से आकर बताएगा। वो टर्म वो पता ही नहीं होता, कुछ और तरीके से बताया, मेरे पट्ठों में खिंचाव रहता है, मेरे हाथ पाँव सुन्न होते रहते हैं, मेरे सर खिंचा रहता है, मेरी गर्दन के पट्टे खिंचे रहते हैं। वो इस तरह आपको स्ट्रेस के अपने इलामात इस तरह बता रहा होता है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने सारी बात बड़े हमें अच्छे तरीके से बताई, तो अब इनका हल तदारुक क्या है? देखिए, अगर तो आप अल्लाह ना करे किसी को प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली किसी डॉक्टर से आपने फौरी तौर पे रजू करें, वो आपको फौरी तौर पे रेफ़र कर सकता है कि आप वहाँ जाएं। अगर खुदा न खास्ता आप ऐसी जगह पे हैं, दूर हैं अपनी इलाज की सहूलत से, आप ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी में पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा, तो आप एस्प्रिन जो होती है, सिंपल एस्प्रिन है, उसकी पूरी गोली, अभी जैसे डिस्प्रिन CV या कोई भी लोप्रिन है, वो आप 2 गोलियाँ 75 मिलीग्राम के 150 150 या 300 भी कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन 150 मिलीग्राम तो ज़रूर आप फौरी तौर पे ले लें। 300 मिल या पूरी एस्प्रिन की गोली लें। वो फौरी तौर पे ये होगा कि एक खून जो है वो आपका जो क्लॉट जो बन रहा होगा उसका प्रोसेस रुक सकता है। दूसरा, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि नालियाँ खोलने के लिए कि आप अपनी गाड़ी में या कोई ऐसे, वहाँ एक पैच होता है, नाइट्रोडर्म पैच जिसको कहते हैं, जो सीने पे आप रख लें, लगा लें। हाँ, स्टिकर की तरह वो लगा, जिल्द पे लगा लें, उससे थोड़ी सी अब्जॉर्ब होती रहती है, उससे भी आपकी जो दिल की नालियाँ खुलती हैं, उससे भी आपका पेन रिलीफ मिल सकता है। ये हर कोई करे या किसी खास शख्स के लिए? जब उसको श्योर होना शुरू हो जाए कि ये खुदा ना खास्ता ये हार्ट की तकलीफ है, बिफोर दी एमरजेंसी, कि खुदा ना खास्ता कि एमरजेंसी पहुँचने से पहले ये अपना ये चीज़ें कुछ तदारक उसका कर ले, ये फर्स्ट एड समझ लें इसको। वो जो डिस्प्रिन आपने फरमाई है वो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट? जी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अच्छा, और अगर कोई लॉन्ग टर्म लेता रहे? लॉन्ग टर्म तो अपने डॉक्टर के मशवरे से लेंगे, एस्प्रिन लेनी है या दूसरी क्लोपिडॉग या जो इससे मिलती जुलती अद्वियात लेनी है। और इसका जो है कि फौरी तौर पे कोशिश करें कि इसको एवेल्यूएट करवाया जाए। कैसे एवेल्यूएट? ऐसे है कि अगर तो ये थोड़ा सा टेक्निकली डॉक्टर आपको बताएगा। एक तो डॉक्टर आपका ECG कर सकता है पेशेंट का इमीडिएटली। कार्डियक एंजाइम्स कुछ ऐसे होते हैं, टेस्ट होते हैं जो फौरी तौर पे आपको बता सकते हैं कि टिश्यू डैमेज हुआ, जिसमें एक टेस्ट है ट्रॉप-आइक के नाम से होता है, तो वो हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, वो किया जा सकता है। और तीसरा एकोकार्डियोग्राफी जो आपके कार्डियक फंक्शन को देखने के लिए हो सकती है। तीसरा थैलियम स्ट्रेस थैलियम स्कैन होता है, एक दवाई को इंजेक्ट करते हैं जो हार्ट बीट को तेज़ करती है, उसके बाद उसका दिल के इमेज लिए जाते हैं, जब पता चलता है कि दिल की सप्लाई किस टिश्यू में कम है, उससे पता चल सकता है। तीसरा आजकल जो उससे चौथा जो है कि CT एंजियोग्राम है,
यानी आपको एंजियोग्राफी पूरी तरह कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीटी स्कैन की तरह आपकी एंजियोग्राफी दिल की जो नालियों की पूरी 3D पिक्चर वो आपको दिखा दी जाती है। उसमें कोई चीज़ दाखिल करनी पड़ेगी? उसमें एक डाई आपको लगा के उसके बाद आपका सीटी स्कैन एक्सरे की तरह होता है, तो वो आपको, लेकिन आपको 3D पिक्चर आपके दिल की नालियों की पता चल जाएगी। और एक और जो टेस्ट होता है साथ, वो भी क्या है, वो कैल्शियम स्कोर। नॉर्मली कैल्शियम आपकी जो खून की नाली में कैल्शियम डिपॉजिट को देखते हैं, ये कैल्शियम स्कोर आमतौर पर 0 होता है। अगर कैल्शियम स्कोर आपका ज़्यादा है, इसका मतलब आपको हार्ट डिजीज़ होने का वो खतरा है। कैसे करते हैं? वो वही मशीन ही वो असेस कर देती है। और पांचवी है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज़ कॉरोनरी एंजियोग्राम, यानी आपको वो डाई इंजेक्ट करके तो वहाँ से आपका पूरे पिक्चर कॉर्नरी वेसल की पिक्चर ले ली जाए, और अगर वो ब्लॉकेज है तो उसी वक्त उसके अंदर इंटरवेंशन की जाए, स्टेंटिंग की जाए। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, तीनों नालियाँ खून की ब्लॉक है, तो फिर आपका डॉक्टर बता सकता है बाईपास है या जो भी उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। और कोई टेक होम मैसेज? टेक होम मैसेज है कि डायबिटीज़ को बिल्कुल लाइट ना लें, क्योंकि डायबिटीज़ वो बीमारी है जो आपको कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। और अगर खुदा ना खास्ता ये पकड़ती इंसान को उस वक्त है जब हम कॉम्प्लिकेशन का शिकार होता है। तो पहले दिन से इसका ख्याल रखें, इसका ख्याल रखेंगे, ये आपका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। मिस नादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, दिल की जो मामला है और जो ज़ियाबीतस का उसके साथ ताल्लुक़ है, इस पे डॉक्टर इम्तियाज़ ने विद इन लास्ट 20 मिनट्स बहुत ही अच्छे तरीके से, मरबूत तरीके से आपको बताया। नाउ इट इज़ अप टू यू, यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर डायबिटीज़ एंड योर हार्ट। अपने दिल का और अपनी शुगर का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमें उम्मीद है कि जो आप हमें फ़ीडबैक कमेंट्स दे रहे होंगे उसके जवाबात भी आप तक पहुँच रहे होंगे। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन इस सिलसिले में ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं। Until next time, Allah.